अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। 22 नवंबर 2023 के इख्तिताम पे बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे जो मज़े की डेवलपमेंट है वो है जहां मियाँ वाली में एक शख्स सईदुल्लाह ने एक नई एफआईआर दर्ज करवाई है इमरान खान के खिलाफ। 200 के करीब पहले ही एफआईआर हैं, 150, 160, 70। लेकिन सईदुल्लाह खान साहब ने ज़ाहिर है किसी के कहने पे एक नई एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया, ये इल्ज़ाम लगाया है कि 2016 में, अब से कुछ 7 बरस पहले, इमरान खान के बिहाफ पे उनसे फ्रॉड किया गया और ज़बरदस्ती उनसे 50 लाख रुपए लेकर नमल के यूनिवर्सिटी फंड में ले लिए गए। उसके बिहाफ पे उनको कोई रसीद भी नहीं दी गई और अब 7 बरस के बाद उन्होंने इमरान खान और एक फॉर्मर एमएनए अमजद अली खान जो है मियाँ वाली के, उनके खिलाफ एक एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई है और केस जो है वो दर्ज हो गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ये क्यों इतनी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है? कैसे जालिम और सयाद ने अपने दिल की कैफियत हमसे शेयर कर दी है इस केस में, उससे हमें क्या पता चलता है, वैसे कैसे हमें इसका एक पॉलिटिकल एनालिसिस इसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इसके अलावा चूंकि बाकी भी डेवलपमेंट्स हैं, थोड़ा सा उनका मैं जिक्र आपके सामने कर दूं कि पाकिस्तान की कैबिनेट कमेटी ने भी इसी किस्म का एक फैसला किया है। उन्होंने इमरान खान, बुशरा बीबी और बहुत से और लोग जो हैं उनका नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर, नो फ्लाई लिस्ट वगैरह के ऊपर ईसीएल पे डाल दिए हैं। पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला हैं, बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है, जनाब सरफराज बुख्ती साहब ने जब उनसे बताया गया कि साइफर केस किस तरह से डेमोलिश वगैरह हो गया उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड उस पर करते हुए कहा कि हम इमरान खान पे बहुत जल्दी इंशाल्लाह फौजी अदालत के अंदर मुकदमा चलाएंगे। ये क्लियर नहीं है कि फौजी अदालत में मुकदमा साइफर केस में चलाने की वो बात कर रहे हैं या वो May 9 के हवाले से इमरान खान पे फौजी अदालत में मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं। एक डेवलपमेंट वो भी है जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सलमान सफ्दर साहब, बैरिस्टर सलमान सफ्दर, इमरान खान की बहरहाल वहां समाअत शुरू हो जाती है और इमरान खान के साइफर केस में जमानत बेल के लिए वहां पर प्रोसीडिंग होती है, समाअत होती है, हियरिंग होती है। और वहां पर ये जो बेंच है इसमें सरदार तारिक मसूद साहब हैं, द ऑनरेबल सरदार तारिक मसूद साहब, उनके साथ हैं जनाब ऑनरेबल याहिया आफरीदी साहब और उनके साथ हैं जनाब ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक। और वहां पर सरदार तारिक मसूद साहब के बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, रिमार्क्स और कमेंट्स भी हमारे सामने आते हैं। और एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट वो है जहां मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक बार फिर नोटिस इशू करती है और 14 दिन के अंदर उनको कहती है कि अपने ऊपर जो इल्जाम हैं उसका जवाब दें। मैं समझता हूं कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल केसेस, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। और शौकत यूसुफजई साहब जो हैं वो पेशावर एयरपोर्ट से, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, वो उम्रा करने के लिए जब सऊदी अरब जाना चाहते थे तो उनको वहां पे फ्लाई नहीं करने दिया जाता और जहाज से उनको उतार दिया जाता है, हालांकि पहले वो जहाज में बैठ जाते हैं। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, हर डेवलपमेंट में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर जो है आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले अगर मुझे एक मेरे दोस्त कह रहे थे कि यार तुम सीधी सीधी खबरें वबरें जो है बताया करो, तुम क्या इतनी ज्यादा एनालिसिस में पड़ जाते हो, बड़ा मुश्किल काम है ये, इतना इस पर बड़ा सोचना पड़ता है। अब और मैं उनसे एग्री करता हूँ कि एनालिसिस करने के लिए, चीज़ों को जोड़ने के लिए मुझे कई घंटे लग जाते हैं सोचते सोचते, उनको डॉट कनेक्टिंग करते हुए। लेकिन क्या करूं, मेरी आदत ही इस किस्म की है कि मुझे चीज़ों को जोड़ के उसका एक एनालिसिस जो है वो निकालना होता है। और इससे पहले कि मैं इस प्रिंसिपल मजे की डेवलपमेंट की तरफ चलूं, जहां सईदुल्लाह साहब को 6-7 बरस के बाद ये ख्याल आया कि इमरान खान ने उनसे दगाबाजी की और 50 लाख रुपए हथियार लिए और उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी, मैं एक ब्रॉडर लेंस और पैराडाइम आपके सामने रखूं जिसका बेसिक उन्वान ये है, उसका टॉपिक ये है, उसका पैराडाइम का, कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जिंदगी इतनी मुश्किल में क्यों पड़ गई है। क्या वजह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जिसको तमाम निज़ाम के ऊपर हर किस्म का फिजिकल कंट्रोल है, पुलिस उनके कंट्रोल में है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट उनके कंट्रोल में है, अपना इदारा उनके कंट्रोल में है, इंटेलिजेंस की कई एजेंसीज उनके कंट्रोल में है, लोअर जुडिशरी मुकम्मल कंट्रोल में है, हाई कोर्ट्स बहुत सख्त इन्फ्लुएंस में है और सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी जंग हो रही है, जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जहां रिजाइन करने के लिए फोर्स करने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इस तमाम तर कंट्रोल के और मुल्क की अक्सर सियासी जमातें इनके साथ खड़ी हैं, पाकिस्तान के बाहर की कम से कम 3 बड़ी इंतहाई ताकतवर हुकूमतें जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रही हैं, 2 मगरब की हैं, एक इस खत्ते की है। उसके बावजूद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो चैलेंज है विजा विज इमरान खान, वो इतना मुश्किल क्यों है? मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जो बाकी आप डेवलपमेंट्स देखेंगे और फिर आप आने वाले दिनों में डेवलपमेंट देखेंगे, खुद से अपना एनालिसिस करेंगे, तो आप शायद मुझसे इत्तफाक करें कि क्यों उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल में। जिंदगी इतनी मुश्किल में इसलिए है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो बुनियादी गोल है कि उन्हें एक नया मॉरल ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है। अगर यहाँ पर
जनरल बाजवा मार्शल लगा देते या जनरल आसिम मुनीर मार्शल लगा देते तो उनकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती, वो उस नए मॉरल ऑर्डर को इस्टेब्लिश कर लेते। लेकिन उन्हें जो मॉरल ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया है, जो भी अरेंजमेंट है, एग्रीमेंट है, खुदा बेहतर जानता है क्या है, उसमें उन्हें यूज करना है इन्हीं प्लेयर्स को, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, मौलाना फजल रहमान हैं। इन सब प्लेयर्स को लेकर, इन सब प्लेयर्स को जोड़कर जो है उन्हें एक नया इखलाकी मॉरल ऑर्डर खड़ा करना है। और इस मॉरल ऑर्डर को खड़ा करने के लिए उन्हें हर किस्म की गैर अखलाकी, क्रिमिनल, मुजरिमाना हरकत और टूल जो है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब ये एक बहुत बड़ी फलसफे की डिबेट है, फिलोसॉफिकल डिबेट है कि क्या इमोरल मीन्स के जरिए आप एक मॉरल ऑर्डर खड़ा कर सकते हैं, क्या इमोरल मीन्स के जरिए आप एक मॉरल ऑर्डर खड़ा करके उसे सस्टेन कर सकते हैं। इसकी मैं एक बड़ी फजूल सी एग्जांपल आपको देता हूं कि ये जो फ्यूडल सोसाइटीज होते हैं, जैसे देहात होते हैं, वहां पर ये बात है कि किसी औरत पे आपका बहुत दिल आया है, किसी लड़की पे, तो आप उसे अगवा कर लें, और अगवा करने के बाद आप उससे शादी कर लें, उसका निकाह पढ़ लें, फिर अल्टीमेटली उस लड़की को, आपसे, औरत को मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन इस कहानी में, ये जो फैंटेसी की कहानी है, अगर आप इसमें ये ऐड कर दें कि इस प्रोसेस के दरमियान में आप उसके चाहने वाले को तो चले कत्ल कर ही देते हैं, लेकिन आप उसके एक दो भाइयों को भी कत्ल कर दें, उसके बाप को भी कत्ल कर दें, उसकी माँ की भी बेइज्जती कर दें, उसका घर भी तोड़ दें, उसका पता नहीं और क्या कुछ करें, सारे रिश्तेदारों को मार डालें, और उसके बाद आप ये तवक्को करें कि आप मौलवी साहब को बुलाकर उसके साथ जब निकाह करेंगे तो अल्टीमेटली उसको आपसे मोहब्बत हो जाएगी, बिकॉज एंड जस्टिफाइज द मीन। तो यहाँ जो स्ट्रगल है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, वो बड़ी मुश्किल है। अब इसको दो एग्जांपल्स आप देखें, एक गुज़िश्ता 24 घंटे की, एक गुज़िश्ता 48 घंटे की। यही जो केस दर्ज करवाया है, जो एफआईआर दर्ज कराई है सईदुल्लाह ने 7 बरस के बाद इमरान खान के खिलाफ, इसमें वो क्या कह रहा है इसको देखें। और उससे पहले दूसरी चीज को देख लें, जो 48 घंटे पहले खैबर मानेका साहब का जो इंटरव्यू करवाया गया समाचार टेलीविजन के ऊपर, या जहां भी करवाया गया, पता नहीं कहाँ करवाया गया, मुझे भूल गया, सॉरी, जियो टेलीविजन पे करवाया गया खैबर मानेका साहब का इंटरव्यू। खैबर मानेका के इंटरव्यू के जरिए आपने क्या साबित करने की कोशिश की? आपने साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान जो है वो बहुत ही एक इमोरल शख्स है, वो बहुत एक बदकिरदार आदमी है, वो बहुत एक बुरा शख्स है, ही इज अ बैड कैरेक्टर। और क्यों? और लोग उसके ऊपर जो है वो ट्रस्ट करते हैं, और वो बेसिकली लोगों के ट्रस्ट को खत्म करने के लिए खैबर मानेका की स्टोरी जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो दूसरी कहानी है सईदुल्लाह वाली, ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि सईदुल्लाह ये कह रहा है कि 2016 में 7 बरस पहले इमरान खान ने उसको चीट किया, इमरान खान के बिहाफ पे उसको फ्रॉड हुआ, उसके साथ 50 लाख रुपए उससे ले लिए गए, मुझे रसीद नहीं दी, और अब 2023 में जाके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है। अब इसकी बहुत सिग्निफिकेंस, 2016 में उसने ये एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की, 2017 में क्यों नहीं की, 2018 के जुलाई में जब इलेक्शन हुए, जिसके बाद इमरान खान वजीर आजम बन गए, बिकॉज उसके बाद उसका एक्सक्यूज ये हो सकता है कि क्योंकि इमरान खान ताकत पे था, वो वजीर आजम बन गया, तो मैंने उसके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज की, मुझे उसमें खतरा था, नुकसान था। लेकिन 2016-17 में लेकर 2018 के दरमियान तक तो पीएमएलएन की हुकूमत थी। अगर सईदुल्लाह ने एफआईआर दर्ज करनी थी इमरान खान के खिलाफ, तो उसे दोनों हाथों से वेलकम किया जाता और इमरान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती। चलें, इसको भी मारें गोली। आगे आ जाएं, 10 अप्रैल 2022 सईदुल्लाह, इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाती है, इमरान खान को घर भेज दिया जाता है, मुश्किलात का आगाज हो जाता है, पीएमएलएन टाइप एक हुकूमत वापस आ जाती है। सईदुल्लाह खान अपनी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाता? पूरा 2022 गुजर जाता है, 2023 भी सारा गुजर जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो अनासिर और वो ताकतें जिन्होंने सईदुल्लाह से ये एफआईआर दर्ज की है, वो इस स्टेज के ऊपर कितने डेस्परेट हैं, कितने परेशान हैं। यानी वो इमरान खान जिसके ऊपर अभी ऑलरेडी 150 और 200 के करीब उसके खिलाफ एफआईआर हैं, और अभी एक जेल इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो 13 नवंबर को जेल इंस्पेक्शन हुई है अडियाला की, जो की है जज फरीदुल्लाह साहब ने, क्या नाम है उनका जी, फरीद बलोच साहब ने। फरीद बलोच साहब की जो रिपोर्ट है वो मैंने देखी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के ऊपर वो आ गई है कहीं से, और वो 13 तारीख की रिपोर्ट है, डेटेड 13 नवंबर, जिसमें एक जुडिशल टीम इंस्पेक्शन करती है अडयाला जेल का। और उसके शुरू में उसके बहुत से पैराग्राफ हैं उस रिपोर्ट के, उसमें ये भी है कि ये वो जेल है जो बना है, इसकी कैपेसिटी है 2174 लोगों की। इसके अंदर इस वक्त गालिबन 7174 लोग हैं, यानी 5000 लोग एक्स्ट्रा इस जेल में। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेल की सूरत हाल किस किस्म की है। इसके पैराग्राफ 9th और 10th में ये इंस्पेक्शन टीम ये लिखती है कि उनकी मुलाकात पॉलिटिकल प्रिजनर्स के खाते में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से होती है, जो उनसे बाकी तो कोई और चीज की कंप्लेन नहीं है। एक कंप्लेन उनसे ही करते हैं कि उन्हें उनके बच्चों से और बेटों से बात नहीं करने दी जा रही। दूसरी कंप्लेन वो बताते हैं कि उन्हें एक नवाड़ वाली चारपाई दी हुई है, नवाड़ वाली, क्योंकि जो रस्सी वाली चारपाई होती है वो सख्त होती है, नवाड़ वाली चारपाई जो है बहुत ढीली हो जाती है।
اور नबार्ड वाली चारपाई के ऊपर एक मैट्रेस का गद्दा रखा हुआ है, और वहां से अब चूंकि सर्दियां आ गई हैं तो ठंडी हवा जो है वो सलाखों के बाहर से आती है। और दूसरी बात है कि वो चूंकि बिस्तर बहुत कमजोर है, वो बेंड कर जाता है और उसे कमर की दर्द होती है उस वजह से। और वहां पर जो ये इंस्पेक्शन टीम है वो उन्हें हिदायत करती है कि आप कम से कम उनको एक फट्टा दे दें, जो सॉलिड फट्टा होता है, ताकि वो फट्टा हो। और उसमें ये भी लिखा है उन्होंने कि भाई ये जो प्रिजनर है इसकी उम्र 70 बरस से ज्यादा है। अब मैं ये आपको क्यों किस्सा सुना रहा हूँ, बैकग्राउंड क्यों दे रहा हूँ। एक ऐसा शख्स, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द बिगेस्ट philanthropist इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसको आपने 100 दिन से ज्यादा इस जेल में रखा हुआ है। 20 महीने से आपकी उसके खिलाफ लड़ाई हो रही है, और 20 महीने 21 महीने के बाद आप उसके खिलाफ कभी खबर मानिका को ला रहे हैं, फिर सईदुल्लाह को ला रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि ये शख्स जो है ये बुरा है, ये डिसऑनेस्ट है, ये इमोरल है, ये बदकार है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि आपको खुद एहसास है कि आपकी कहानी बिक नहीं रही, आपका सौदा बिक नहीं रहा, आप शदीद फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप इंतहा दर्जे के डेस्परेट हो चुके हैं कि कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बात बन नहीं रही। तो ये वो एक बेसिक चीज है कि आप गैर इखलाकी तरीकों से, वही खबर मानिका साहब हैं, अगर 2018 में शो मचा देते, 2018 में कोई कोर्ट में चले जाते, टेलीविजन चैनल्स पे बैठ जाते, दुहाई देने लग जाते। उल्टा ये है कि 2018 से 2022-23 के दरमियान में खबरें ये आती रहीं कि बहुत मजे में हैं, और जो एक तरह से फायदा उठा रहे हैं वो उनके बच्चे, उनके खानदान जो है वो भी इस अरेंजमेंट से मुस्तफीद हो रहे हैं। अब वो 2023 में जिस किस्म के सर्कमस्टांसेस में उनका इंटरव्यू सामने आता है जियो टेलीविजन के ऊपर, उससे पहले और बड़े लोगों के इंटरव्यू आ चुके हैं, बहुत से लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, बहुत से लोग अगवा होते हैं, डिसअपीयर होते हैं, फिर टेलीविजन प्रोग्राम्स के ऊपर या किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। इन मखसूस हालात के अंदर वो कहते हैं ना, इमोरल मीन्स के जरिए आप एक, यानी आप एक इखलाकी स्टैंड पॉइंट साबित करना चाह रहे हैं, आप एक इखलाकियात का दर्स देना चाह रहे हैं, आप एक मॉरल पोजीशन एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं थ्रू ऑल द इमोरल मीन्स, अगवा करके, कत्ल करके, मारपीट करके, तशद्दुद करके, FIR दर्ज करके, केसेस बना के, उसके बाद आप उसमें से एक मॉरल लेसन जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं। तो इन दोनों चीजों को अगर आप सिर्फ देख लें, खबर मानिका वाले केस को देख लें और ये सईदुल्लाह की जो FIR दर्ज कराई है, तो आपको क्लियर हो जाता है कि सिस्टम चौधरी निजामुद्दीन का जो है वो खुद इस वक्त कितना शदीद अंडर प्रेशर में। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर जनरल बाजवा मार्शरा लगा देते, ये जनरल आसिम मुनीर मार्शरा लगा देते, तो उनकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती। लेकिन वो जो 3 बाहर की ताकतें हैं उन्हें मार्शल कबूल नहीं है, उनकी जरूरियात पूरी नहीं होती, जिसकी तरफ मैंने कई दफा इशारा किया। इस बैकग्राउंड को अच्छा, साथ ही क्या है कि सिस्टम ने एक तरफ ये साबित करना है कि इमरान खान इमोरल है, बदकिरदार है, बुरा आदमी है, फ्रॉड है, तो दूसरी तरफ यही सिस्टम पूरी ताकत से ये भी साबित कर रहा है कि पीपल लाइक हनीफ अब्बासी बड़े मौजू हैं, बड़े अच्छे हैं, शरीफ हैं, जेंटलमैन हैं, डिसेंट हैं, उनमें कोई खराबी नहीं है। आप वाकिफ हैं कि किस तरह उनके केसेस जो हैं वो खत्म हो गए सारे, और वो बिल्कुल उनको क्लीन चिट मिल गई। ये और बात है कि फाइनली एंटी नारकोटिक फोर्स को होश आया और ANF ने दोबारा मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को रजू किया है अपने केस के हवाले से, हनीफ अब्बासी साहब के हवाले से। लेकिन मैं आपके सामने जो चीज एस्टैब्लिश कर रहा हूँ कि मुश्किल इतनी क्यों है कि आप तमाम इमोरल मीन्स, टूल्स और हथकंडों के जरिए एक मॉरल हकीकत को पेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, मीडिया के लिए, वकला के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, डायस्पोरास के लिए, और आप उसमें से एक इखलाकी मॉरल ऑर्डर खड़ा करना चाहते हैं जिसके मेन प्लेयर्स हैं आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, उनका खानदान वाला। और ये बड़ा मुश्किल काम है और तमाम ताकत के इसको करना जो है वो खासा मुश्किल। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मियां गुल हसन औरंगजेब और समन रफत साहिबा का जो डिसीजन आता है, शॉर्ट ऑर्डर है 3 पेज का, उसके बाद एक बड़ी बहस छिड़ जाती है पाकिस्तान के मीडिया में, तहरीक इंसाफ, PMLN, सारा कुछ उस पर बहस चलती है। वो तो चलती ही है, लेकिन 2 डेवलपमेंट्स और भी होती। जब सरफराज बुगटी जो हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी तवज्जो इस तरह दिलाई जाती है, वो कहते हैं इमरान खान के ऊपर फौजी अदालत के अंदर मुकदमा चलाएंगे। क्लियर नहीं है कि फौजी अदालत में साइफर में मुकदमा चलाएंगे या इसे कहते हैं May 9 के हवाले से चलाएंगे, लेकिन वंस अगेन मैं उनकी स्टेटमेंट को एक्ट ऑफ डेस्परेशन से ताबीर करता हूँ। अब इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो बहस हुई वहां पर कुछ ऐसे कमेंट्स आए और मीडिया में भी ऐसे बहुत से जिक्र है कि साइफर का जो केस है इसमें कोई खास फतह जो है वो नहीं हुई इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को। और क्योंकि ये केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने साइफर के केस को तो खत्म नहीं किया, उन्होंने तो स्पेसिफिकली तौर पे जो 29 अगस्त के बाद से साइफर के केस की प्रोसीडिंग हुई है, जो गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, जिस तरह से प्रोसीडिंग हुई है जेल के अंदर, उसे उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया है। और ये साइफर का केस जो है ये दोबारा नए सिरे से इंस्टीट्यूट हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है 100%। मैंने पिछला जो वीलॉग किया था उसमें भी मैंने यही कहा, उससे पहले भी मैंने जो 2 वीलॉग कहे थे उसमें भी मैंने यही कहा था कि इस केस का एक नया रीट्रायल करना पड़ेगा और जो
शॉर्ट ऑर्डर किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने, उसमें भी यही है। तो उसकी रोशनी से हुकूमत कुछ ही दिनों के अंदर रीअरेंज करके सब चीज़ों को इसका दोबारा से ट्राई कर सकती है। ये और बात है कि गिवन दिस सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे बहुत शक है कि शायद वो ये ऐसा ना करें। उसकी वजह है कि जब एक चीज़ पिट जाती है, जब एक चीज़ एक्सपोज हो जाती है, जब एक चीज़ नंगी हो जाती है, जब एक चीज़ का पर्दा खुल जाता है, तो दोबारा उसकी वो अफादियत नहीं रहती। और ये ऐन मुमकिन है कि ये तमाम साइंसदान जो मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं चीज़ें, जब चीज़ों को जोड़ के देखेंगे, फैसला करेंगे, तो शायद साइफर के बजाय किसी और डायरेक्शन के अंदर वो चल पड़े। और मुझे लग रहा है कि उन्होंने पहले से एक नई डायरेक्शन की तैयारी की हुई है, अलकादर ट्रस्ट के हवाले से, तोशाखाने के हवाले से और केसेस के हवाले से। इसीलिए ये सईदुल्लाह खान का भी केस आपके सामने आ गया है, इसीलिए खबर मानिका जो है उसको भी सामने लाया गया टेलीविजन चैनल्स में। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो जमानत के हवाले से, साइफर केस की जमानत के हवाले से आज जो समाअत हुई, जो बहस हुई, उसमें बड़े अच्छे दलाइल दिए बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने। और ये उनकी जो अपील है, ये पिटिशन है, ये बहुत अरसे से यहाँ पे पड़ी हुई है। फाइनली इसकी समाअत हुई और समाअत के बाद ये है कि इसमें नोटिस जो हैं वो इशू कर दिए गए। ताहम इस समाअत, अच्छा इसका बेंच देख लें कि इसमें बेंच में 3 मौजूद जज साहिबान हैं, जस्टिस हैं। इसमें सरदार तारिक मसूद साहब हैं जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि सीनियर प्यूनी जज हैं, सेकंड मोस्ट सीनियर जज हैं काजी फायज ईसा साहब के बाद। उसके अलावा इसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं और उसके साथ याहिया आफरीदी साहब हैं यहाँ पे। तो अगर आप याहिया आफरीदी साहब के और सरदार तारिक मसूद साहब के गुज़िश्ता 1 बरस के डिसीजंस देखें और आयशा मलिक साहिबा के डिसीजन देखें, उनकी पोजीशन देखें, तो ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ 2 हॉस्टाइल किस्म की वॉइसेस या माइंड्स पाए जाते हैं इस बेंच के ऊपर, इमरान खान के हवाले से और तहरीक इंसाफ के हवाले से। 2 प्रो एस्टैब्लिशमेंट वॉइसेस पाई जाती हैं और एक यहाँ पे एक न्यूट्रल आप कह सकते हैं जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। और इस चीज़ की फर्दर कॉन्फर्मेशन आज उस वक्त होती है जब डॉन अखबार में, जिसको मैंने पढ़ा है, बिकॉज डॉन से नीचे मैं किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट ना करूँ, अगर डॉन में ये चीज़ ना छपी होती, वहाँ आप सरदार तारिक मसूद साहब के जो ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स आप पढ़ते हैं, फॉर से एक कमेंट उनका, सिर्फ एक ही कमेंट आप देख लें कि जब सलमान सफदर उनको ये एक्सप्लेन करते हैं, आजम खान की जो गवाही है उसके हवाले से बात होती है साइफर केस में, और सरदार तारिक और बैरिस्टर सलमान सफदर वहाँ पे कहते हैं, वो एक्सप्लेन करने लगते हैं कि आजम खान को उठा लिया गया, वो गुम हो गए, उनकी फैमिली ने उनकी गुमशुदगी की FIR दर्ज की, उसके बाद वो अपीयर हुए और अंडर दो सर्कमस्टेंसेस उनकी स्टेटमेंट जो है सामने आई। और ज़ाहिर है वकील बिल्कुल सही बता रहा है कि ऐसा ही हुआ कि 3 हफ्तों के बाद वो आए हैं, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट आ जाती है, उससे पहले वो गुम हो जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है। उस पर जो ऑब्जर्वेशन और कॉमेंट आती है जनाब ऑनरेबल जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कमेंट पब्लिश हुआ है डॉन अखबार के अंदर अंग्रेजी के अंदर, वो कमेंट है, वो कहते हैं कि सच इसी तरह से बाहर निकलता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, फिलोसॉफिकल डिस्कशन है कि क्या आप झूठ के जरिए, क्या आप बुराई के जरिए सच तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल डिबेट है। बहरहाल उनके ये कमेंट्स जो हैं वो डॉन अखबार में रिपोर्ट हुए हैं और इससे अंदाजा हो सकता है कि उनकी अपनी जो फीलिंग्स हैं या उनका अपना जो एक एटीट्यूड है या उनका अपना जो बायस है वो किस तरफ लाई करता है। अगर ये डॉन में ये कमेंट ना छपा होता तो शायद मैं इसके बारे में इतने एतमाद से बात भी ना करता। बहरहाल ये जो बेल है इसकी अहमियत बहुत कम हो चुकी है। यह मुमकिन है, बाज़ वीलॉग्स ने बहुत खुशी से इसका ऐलान किया कि बेल होने वाली है इमरान खान की। बेल हो जाएगी लीगली, कानूनी तौर पे। इसका ये मतलब नहीं कि इमरान खान को रिहाई मिलेगी, बिकॉज इमरान खान 2 और केसेस के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा ख्याल एक अलकादर ट्रस्ट का केस है, दूसरा तोशाखाना का केस में, उसमें उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली जा चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि बेल हो जाएगी, बिकॉज साइफर केस इंक्रीजिंगली वीक होता चला जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट की कोई नई थिंकिंग जो है वो हमारे सामने इस स्टेज के ऊपर आएगी। एक हम मसलसल कई दिनों से हम रूमर सुन रहे थे, अब मजीद उसमें जान पड़ती चली जा रही है। ये क्लेम किया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान के बहुत बड़े जो रियल प्रॉपर्टी के टाइकून हैं मलिक रियाज साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिया है शायद इमरान खान के हवाले से, अलकादर ट्रस्ट के हवाले से। ये हम सब जानते हैं कि मलिक रियाज साहब के ऊपर इंतहा दबाव था और वो गुज़िश्ता कई महीनों से दुबई में जाके बैठे हुए हैं, लेकिन उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कराची का हो या किसी और जगह का हो, वो शदीद दबाव में। तो शायद उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करा दिया और अब तक तो कम अज़ कम गुरेज कर रहे थे और इंटरव्यू रिकॉर्ड जो है वो नहीं करवा रहे थे। अब क्वेश्चन ये आ रहा था कि जो कुछ किया जा रहा है गैर इखलाकी तरीकों से, इखलाकी मॉडल, इखलाकी एक नया मॉरल पैराडाइम खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, इसमें आपका, हमारा, मीडिया का, वकला का, डायस्पोरा, सबका एक बड़ा रोल है। आप इसके तमाशबीन है। हर थिएटर जो इंसानी तारीख में दुनिया में कहीं सजाया जाता है, जो थिएटर खड़ा किया जाता है, जो फिल्म बनाई जाती है, उसके व्यूअर्स भी होते हैं, उस फिल्म के तमाशबीन, उस थिएटर के तमाशबीन, उस फिल्म को देखने वाले मूवी गोअर्स भी होते हैं। अगर एक फिल्म को देखने वाले जो हैं वो बिल्कुल पसंद ना करें
اس کے جو ایک تھیٹر کے تماشبین اٹھ کے وہاں سے جانے لگ جائیں اور وہ تھیٹر پہ گالیاں بھیجیں اور پتھر ماریں اور تھیٹر کو دیکھنا پسند نہ کریں اور تھیٹر میں بلیو نہ کریں، تو وہ تھیٹریکل پروڈکشن جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو بے بس نہ سمجھیے. آپ کی جو اوپینین ہے، آپ کی جو گھر میں ڈسکشن ہوتی ہے، جو آفس میں ڈسکشن ہوتی ہے، جو ایک ایک رپورٹر جو ہے، میں بتاؤں انگریزی اخبار کا، ایک ایک لائن اور ایک ایک لفظ سے فرق پڑتا ہے. اور مجھے انکریزنگلی نظر آ رہا ہے کہ وہ لائنیں، وہ الفاظ جو ہیں وہ تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان میں ایک ڈفرنٹ روش آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں ایک ارتقاء آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے کے مقابلے میں. اب میں آ جاتا ہوں لاسٹ چیز پہ جو میں سمجھتا ہوں اس مدر آف آل کیسز، مدر آف آل تھنگس. وہ ہے جہاں سپریم جوڈیشل کاؤنسل، جس کے 5 ممبر ہیں، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سردار طارق مسعود ہیں، جس کے اندر چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے جناب نعیم اختر افغان صاحب، اور اس میں اعجاز الاحسن صاحب ہیں سینئر جج سپریم کورٹ کے، اور اس کے اندر ہیں امیر بھٹی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی. 5 ممبر سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے یہ کیس سن رہی ہے جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف، جو جسٹس ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے. یہ وہی مظاہر علی اکبر نقوی ہیں. اور میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ بہت سے وکلا ان سے بہت ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کی بڑی اکبر پروری کی، ان کی بڑی سفارشیں کی، ان کی آگے بھی بہت سے مسئلے ہیں. انہوں نے مشرف کا جو کیس لاہور ہائی کورٹ میں ختم کر دیا تھا اسپیشل کورٹ کے ٹرائل میں، وہ انہوں نے بڑے غلط فیصلے کیے، لوگ ان کے بہت سے خلاف بھی ہیں. لیکن یہ ایشو بالکل یہ نہیں ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی اچھے آدمی ہیں، یہ برے آدمی ہیں، کمپیٹنٹ ہیں یا انکمپیٹنٹ ہیں. یہاں تو ایشو ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ساتھ نہیں چل پا رہے. گزشتہ کئی مہینوں سے وہ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے بلاک کا گروپ کا حصہ تھے، جس کا حصہ ہمیں عائشہ ملک بھی نظر آتی تھیں، اعجاز الاحسن بھی نظر آتے تھے، منیب اختر بھی نظر آتے تھے، ایک آدھ اس میں شاید اور بھی لوگ نیوٹرل ہیں. اور اب ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے، ان کو استعفے پہ مجبور کرنے کے لیے یہ پورا کا پورا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کھڑاک جو ہے یہ رچایا گیا ہے. اور 27 اکتوبر کو پہلی دفعہ انہیں نوٹسز ایشو کیے گئے. کہا گیا کہ 14 دن کے اندر آپ کے اوپر جو الزامات ہیں، اور جن الزامات کا شروعات جو ہے وہ ایک لیک آڈیو سے ہوتی ہے. ذرا اندازہ لگائیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر ایک لیک آڈیو کی بیسس کے اوپر بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اور بجائے اس کے کہ لیک آڈیو تو بذات خود ایک جرم ہے. وہی بات جو فلسفے کی فلسافیکل ڈسکشن ہے کہ کیا جرم کے ذریعے آپ اچھائی کی طرف جا سکتے ہیں، یہ بیسک ایشو ہے. تو بہرحال نوٹسز دیے گئے کہ 10 نومبر تک جواب دیں. 10 نومبر کو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے، جن کی بڑی اچھی لیگل کاؤنسلز ہیں، میں ان کی ٹیم کا بھی ذکر کرتا ہوں، انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ 3 جو معزز جج صاحبان ہیں انہیں اس کیس سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اس بینچ سے ریکیوز کر جانا چاہیے. وہ کون ہیں 3؟ وہ ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ ہیں سردار طارق مسعود، اور وہ ہیں نعیم اختر افغان صاحب. اور اس میں 18 پیج کے اس پریلیمنری جواب کے اندر مظاہر علی اکبر نقوی نے ثابت کیا کہ کیسے یہ تینوں جو ہیں یہ اپنا مائنڈ پہلے ایکسرسائز کر چکے ہیں، یہ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ہیں، یہ بائسڈ ہیں، یہ اپنے پہلی ججمنٹ دے چکے ہیں. انہوں نے کس کس طرح سے مظاہر علی اکبر نقوی جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے جسٹس کو، اور اس لیے ان کو اس سے ریکیوز کر جانا چاہیے. لیکن جیسے کہ میں نے ایک اور ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ریکیوز کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے. ہوتا تو یہ ہے کہ اگر کوئی اتنی اسٹرانگ آپ کو ایویڈنسز دے، ویسے بھی کسی کو آپ پہ شک ہو، ویسے ہی کوئی موکل یا کلائنٹ آپ کا یا کوئی آپ کا پلینٹف جو ہے یا جو ایکیوزڈ ہے وہ آپ کے اوپر اعتماد نہ کرتا ہو، تو جج صاحبان ریکیوز کر لیتے ہیں. اور اس کی درجنوں اگزامپل ہماری عصر حاضر کی تاریخ میں پائی جاتی ہیں. لیکن مجھے کسی بہت سینئر وکیل نے بتایا کہ ان 3 معزز جج صاحبان کا ریکیوز کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے 20 نومبر کو. اور 20 نومبر کے بعد انہوں نے جو ایک دوبارہ ڈیسیجن ایشو کیا ہے، پہلے جو ڈیسیجن ایشو کیا تھا 27 اکتوبر کو، تو اس میں وہ 3/2 کا تھا. اس میں اعجاز احسن صاحب نے اور امیر بھٹی صاحب نے جو ہے ڈس ایگری کیا تھا. اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور سردار طارق مسعود نے اور امیر اور نعیم اختر جو تھے وہ ایک طرف تھے. لیکن اب امیر بھٹی صاحب بھی 4/1 میں ان کی طرف چلے گئے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پریشر ہیں. اور اس میں جو نیا نوٹس ایشو کیا گیا اس میں مظاہر علی اکبر نقوی کی تمام باتوں کو انی سنی کر کے ان کو کہا گیا کہ آپ فوری طور پہ اپنی چیزوں کا جواب دیں. ان کو مزید 14 دن جو ہے وہ اس حوالے سے دے دیے گئے. یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے. اور مظاہر علی اکبر نقوی کی بڑی اچھی لیگل ٹیم انہوں نے اکٹھی کر لی ہے. اور اس میں ان کی جو ٹیم کے اندر مختوم علی خان صاحب ہیں، بہت ہی ڈسٹنگوش پاکستانی وکیل ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں. اس میں خواجہ حارث صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اس میں علی ظفر ہیں، اور اس کے اندر لطیف کھوسا ہے. یہ 4 لوگ، اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ ایڈوکیٹس کی، ہاشمی ایڈوکیٹ کی بھی ایک پوری ٹیم ان کے ساتھ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بیٹل ہے. اس بیٹل کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟
اس لیے کہ سپریم کورٹ ٹروتھ مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے پاکستان کے اندر، کہ جب سپریم کورٹ سے آپ کوئی فیصلہ لکھوا لیتے ہیں تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سپریم کورٹ پاکستان نے فیصلے کے اندر یہ کہہ دیا ہے ایز اف کہ جیسے سچ ہو گیا ہے. جیسے کسی زمانے میں پاکستان میں کہا جاتا تھا کہ امام خانہ کعبہ جو ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، ان کا یہ بیان اس حوالے سے سامنے آ گیا. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں یا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اس کا بہت رواج تھا. تو یہ سچویشن ہے، اس میں آپ سب کا بڑا رول ہے، اس کو سوچ سکتے ہیں. میں نے خاصا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تھینک یو.